हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे मोशन और इसमें मैं करूंगा इंट्रोडक्टरी पार्ट द फंडामेंटल ऑफ मोशन। मेरा नाम है आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं डिफॉर्म चैनल। एक छोटे से वन लाइनर के साथ आगे बढ़ते हैं। व्हाट क्रिटिक्स डू फॉर अदर्स अ ट्रू मैन डज फॉर हिमसेल्फ। कहना यही चाहता है राइटर यहाँ पर कि बहुत अच्छी बात है, आप दूसरों के आलोचना करिए, दूसरों की खामियों और अच्छाइयों को देखिए, बट कीप ऑन इंट्रोस्पेक्टिंग, अपने आप को भी झांकते रहिए, देखते रहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है? शाब्दिक अर्थ तो यही है कि गति ना। ये बॉल है, यहाँ पर एक डिस्टेंस से पॉइंट ए पर था, पॉइंट बी पर चला गया, दैट इज मोशन। अगर बॉल अपनी जगह पर रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज मोशन। मोशन का सीधा सा मतलब है कि कोई भी घटना घट रही हो जिसमें कुछ स्पीड आ रहा हो, कोई वेलोसिटी आ रही हो, कुछ चीजें आगे बढ़ रही हो, मतलब ठहरी सी ना हो। और माना जाता है कि यूनिवर्स के एक एक पार्टिकल, अगर मैक्रो लेवल पे देखा जाए तो पूरा यूनिवर्स मोशन में है। अब एज सच देखो तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, रोटेट कर रहा है ऑन इट्स एक्सिस। सन खुद गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे बहुत चीजें हैं, सब कुछ घट रही हैं पूरी यूनिवर्स लेवल पे, सब कुछ मोशन में है। विद इन मैटर चले जाओगे तो शायद वो चीजें मोशन में नहीं है, उसको मत कंसीडर करो। जैसे ये बॉल है, तो इस बॉल में इसके पार्टिकल्स स्टैटिक हो सकते हैं, बॉल रोटेट कर रही है, इसके पार्टिकल स्टैटिक हो सकते हैं। तो बेसिकली क्या है मोशन? कुछ भी गति हो रही हो, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब उसको हम समझते हैं कि यार, और जरूरी क्यों है समझना? क्योंकि उससे बहुत कुछ डिफाइन होती है, हमारी पूरी लाइफ मोशन से घिरी हुई है। तो इसलिए हमको समझना जरूरी होता है कि क्यों है, कैसे है, पीछे कारण क्या है। ओके, बेसिकली इट इज um, when it happens when there is change in position with respect to time. तो that's called motion. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिजिकल पैरामीटर्स। सो फिजिकल पैरामीटर, जब भी मोशन घटित होगा उसके पीछे कुछ कुछ कारण होंगे। कोई एक चीज की बात करते हैं तो उसको बात करने के लिए पीछे कई फैक्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से उसके विषय में बताते हैं। जैसे आप अगर बोलो हमारे प्रधानमंत्री अच्छे हैं या बुरे हैं, ऐसे तो नहीं बोल दोगे ना। आपके पास मैटर्स होते हैं, क्यों अच्छे हैं, क्यों बुरे हैं, ये फैक्टर, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर, ये पैरामीटर। अच्छा काम किसके लिए किया, विलेजेस को कैसे आगे बढ़ाया, ट्रांसपोर्ट को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, या पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे लेके चल रहे हो, या पूरा गवर्नेंस कैसा चल रहा है, लोग नीचे के तबके के लोग कैसे प्रॉफिट में हैं, या ऊपर के लोगों का कैसे ध्यान दिया जा रहा है, बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है, एज अ होल देश कैसे आगे बढ़ रहा है। सो देर आर मल्टीपल पैरामीटर्स। उतने पैरामीटर यहाँ देखने नहीं होंगे मोशन में, केवल थोड़े से पैरामीटर देखने हैं, वो हैं मेजॉरिटी। अगर इनको क्लासिफाई करो तो दो तरीके से हो जाते हैं, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। ओके, स्केलर ओनली केवल मैग्नीट्यूड है उसमें, दैट इज कॉल्ड स्केलर। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्शन। अब आप कहोगे ये क्या है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू। जब हम बोलते हैं कि जैसे एक बंदा है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, कितना किलोमीटर है ये, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू। अब मैं बोलूं कि 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, दैट इज स्केलर नंबर। 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, वो किधर ट्रेवल किया, ए से बी का डायरेक्शन हमने नहीं बताया, दैट इज ओनली द स्केलर क्वांटिटी। जब हम उसके डायरेक्शन की बात करने लगते हैं तब वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं कि ये ईस्ट में ट्रेवल किया, तब ये वेक्टर हो जाता है। वी ऑलवेज, सो जरूरी नहीं सारे पैरामीटर्स आपके स्केलर और वेक्टर में हो, कुछ ही तो जो जो भी अम, सारे पैरामीटर फिजिकल पैरामीटर्स स्केलर और वेक्टर में नहीं हो सकते हैं। वेक्टर के पैरामीटर्स जैसे अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। लेट से कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक ए से बी ट्रेवल किया, और ये लेट से 5 किलोमीटर, यही सेम एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 5 किलोमीटर। शॉक लगा? नो, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेम है, लेकिन अगर लेट से कोई एक बंदा ऐसे रिवॉल्व किया, पॉइंट ए से पॉइंट बी ये सर्कल लगा के गया, और इसका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। ओके,
अब क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर? डिस्टेंस 10 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस यही है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इज द सेम। बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन के साथ बात करेंगे, उसमें पाथ भूल जाते हैं। फॉर डिस्प्लेसमेंट, फॉर वेक्टर, यहाँ पर हम पाथ भूल जाएंगे, और पाथ क्या करेंगे, सीधे सीधे डायरेक्शन की बात करेंगे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी कितना डिस्टेंस। और अगर ये 2 किलोमीटर है तो हम बोलेंगे कि उसने 2 किलोमीटर चला इन डायरेक्शन फ्रॉम, लेट्स से नॉर्थ टू वेस्ट चला या नॉर्थ टू ईस्ट चला, कहीं भी चला। सो इट कैन बी द डायरेक्शन मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस, कितने एक्सेस पे कितने एंगल पे टर्न किया। यहाँ पर हम जब बात करने लगेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज रेफर्ड विथ डायरेक्शन, जैसे डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर ईस्ट के डायरेक्शन में, डिस्टेंस क्या बोलेंगे 10 किलोमीटर, दैट्स इट। स्पीड और वेलोसिटी के ही ऐसे ले लो। स्पीड क्या है कि उसकी गति है 5 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, तो ये क्या हो गया, स्पीड हो गया। लेकिन जब हम बोलेंगे 5 किलोमीटर पर आवर एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, then it is vector quantity and this is something velocity we refer। तो velocity और speed में difference इतना है कि speed is a scalar and velocity is vector। और इसमें एक पॉइंट नोटिस करने वाली बात है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। देखो जब भी हम लोग बात करते हैं जनरली एवरेज की बात करते हैं, बट हमेशा एवरेज ही नहीं होता कॉन्सेप्ट में। चला देखा जाए एक एग्जांपल से, लेट्स, एक बॉल है जो ट्रेवल किया इस पाथ से, ओके, और ये पाथ है इसका ABCD। ओके, इस पाथ में ट्रेवल करने के लिए इस डिस्टेंस से A से B से C से D पहुंचने में इसको समय लगा 1 आवर। ओके, और इसका डिस्टेंस था लेट्स से 10 किलोमीटर। मैं पूछूंगा इसका स्पीड कितने कितने समय में ये पहुंचा, आप सीधे बोलोगे 10 किलोमीटर पर आवर was the speed। बट what you are talking about, you're talking about average speed। हम स्पीड को क्लासिफाई करने की हमें जरूरत है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। हो सकता है ये बंदा ए से बी के दौरान 15 की स्पीड से चला हो, बी से सी के दौरान 5 की स्पीड से चला हो, और सी से डी के दौरान अगेन ये 10 की स्पीड से चला हो। तो ये और डिस्टेंस अगर सेम था तो ये सेम डिस्टेंस पे चल करके 1 घंटे में पहुंच गया हो 10 किलोमीटर। हो सकता है ना। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, इस ए और बी के बीच में 15 किलोमीटर, बी और सी के बीच में इंस्टेंटेनियस स्पीड 5 किलोमीटर, और सी और डी के बीच में 10 किलोमीटर। हो सकता है ना। सो एट दैट वेरी मोमेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब हम बोलते हैं डेल्टा टी, किसी एक छोटे से टाइम पर क्या स्पीड थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और फिजिक्स जब हम पढ़ना चालू करते हैं तो बहुत जरूरी होता है समझना कि इंस्टेंटेनियस स्पीड कंसीडर करना है हमें, हर जगह एवरेज नहीं लगा सकते। ओके, तो एवरेज स्पीड इज टोटल थ्रू आउट लेंथ, टोटल कवरेज में कितना, लेट्स ए से डी तक में कितना गया, तो दैट वुड बी द एवरेज स्पीड। निकालेंगे 10 डिवाइडेड बाई आवर, it will come to speed। But instantaneous speed will be at very moment what is the speed। Okay, another parameter is time, where we need to always, we will always be referring to। तो distance speed time तो हमेशा अपना है, मैथमेटिक्स से लेके फिजिक्स तक चले आते हैं। यहाँ दो चीजें ऐड हो जाती हैं फिजिक्स के मोशन पैरामीटर में, स्पेसिफिकली जो सब ज्यादा यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और फोर्स। एक्सेलरेशन क्या है, अगर स्पीड निरंतर बढ़ रही हो, मान लो ये टाइम है और ये स्पीड है, ओके, और ये निरंतर स्पीड, एक समय टाइम 1 घंटे पे स्पीड 2 की थी, दूसरे घंटे इसकी स्पीड 4 की हो गई, और तीसरे घंटे लेट से फिर 2 की हो गई। ये बेसिकली अगर स्पीड बढ़ रहा हो, इसको कह सकते हो एक्सेलरेशन, और स्पीड यहाँ घट रहा है, इसको बोल दोगे डिसलरेशन। क्योंकि स्पीड भी अब चेंज हो रही है, अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है। जब whenever there is change in speed, whenever there is change in speed, or you can say change in velocity, there is acceleration। क्लियर, ओके, लेट्स। और ये एक्सेलरेशन होने के पीछे का रीजन हो सकता है फोर्स, वो आगे हम देखेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन में ये भी देखते हैं कि मोशन
कि कौन कौन प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं। तो बेसिकली एट अ मैक्रो लेवल हम मोशन को दो तरीके से कहते हैं। एक मोशन ऐसा है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया और उसकी स्पीड सेम थी, स्पीड इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट दूसरा ए से बी तक गया लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई एक स्पीड स्ट्रेट लाइन में निरंतर 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला ए टू बी, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। कोई सर्कल में अगर ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ये पूरा सर्कल में जा रहा है, तो इसको क्या कह सकते हो, और इसका स्पीड अगर कांस्टेंट है 10 किलोमीटर पर सेकेंड से, लेट से तुम बाइक चल अपने एक चौराहे के चारों तरफ अगर अपनी बाइक घुमाओ एक स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से, ये तो ज़्यादा फास्ट है, आवर ले लेते हैं, तो आप क्या होगा, इसको बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों, क्योंकि स्पीड सेम है। और ध्यान देने की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड, इट्स नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी बदल सकती है, ओके। यूनिफॉर्म की बात करते हैं तो स्पीड की बात करते हैं, ये हो गया यूनिफॉर्म, ओके। अब नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड जिसकी बदल रही हो, जैसे ए से बी के बीच में जा रहा है, कभी जैसे इसके पिछला वाला एग्जांपल जो दिखाया था कि बीच बीच में उसकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, वो ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में दो प्रकार से कह सकते हो कि एक होगा जिसमें बदलने का रेट कांस्टेंट होगा, लेट्स से ये वेलोसिटी स्पीड है, ओके, ये टाइम है, और इसकी किसी पार्टिकल की स्पीड बदलने का जो रेट है वो कांस्टेंट है, यानी स्लोप इज कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, लगातार एक गति से बढ़ रहा है, कि एक घंटे पर किसी एक टाइम पर उसकी स्पीड 2 है मीटर पर सेकेंड, और दूसरे घंटे पर लेट से 4 हुआ, और तीसरे घंटे पर लेट से 6 हुआ, तो आप ये देखो इंक्रीमेंट, जो स्पीड के बीच का इंक्रीमेंट और टाइम के बीच का इंक्रीमेंट अगर देखोगे तो इट विल बी लाइक यूनिफॉर्म। और जब ये कांस्टेंट हो, बेसिकली स्पीड जो बढ़ रही है उसके बढ़ने की गति कांस्टेंट हो, तो कहने मतलब एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो अगर इसका एक्सेलरेशन देखोगे तो एक्सेलरेशन विल बी कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि एक गति से एक्सेलरेट कर। इसका एग्जांपल क्या परफेक्ट एग्जांपल है, कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से किसी हाइट से गिरा दो, उस पे एक्सेलरेशन लग रहा है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्यों, क्योंकि इसका स्पीड बदल रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और जिसमें एक्सेलरेशन भी बदलता रहे। पता चला अभी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, बाद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तब ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मोशन को देखोगे तो आप मोशन किस पाथ से होता है ये भी हमारे लिए फर्क डाल देता है। जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो इसको कह सकते हो रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे फ्री पाथ से अगर कोई ऑब्जेक्ट तुम सॉरी अगर आप फ्री फॉल करा दो कोई ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से और वो नीचे गिर जाए, स्ट्रेट लाइन में गिर जाएगा, रेक्टिलिनियर, इसको वी विल कॉल इट एट रेक्टिलिनियर। इन अ linear fashion there won't be any change, there is another curvilinear। curvilinear कैसे कह सकते हो कि अगर कोई पाथ है, कोई भी पाथ ऐसा है कि जिसमें कर्व फॉलो हो रहा है, जैसे कर्विलिनियर की बोल सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी कर्व में जा रहा है, इट्स लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। कोई भी बंदा फुटबॉल को किक किया, वो हवा से उड़ करके नीचे गया, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये कर्व एक कर्व पाथ फॉलो किया, दैट इज कॉल्ड कर्विलिनियर, ओके। सर्कुलर, देर इज अनदर कॉल्ड सर्कुलर, कोई लगातार गोल 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 घूम रहा हो, सर्कुलर मोशन। देर इज अनदर थिंग कॉल्ड ऑसिलेटरी पीरियोडिक, जैसे ऑसिलेटरी में कोई भी एक मस्त सा बांध दो ऊपर में और इसको घुमा दो, टक 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 टक, मस्त घूम रहा है, ये क्या हो गया, ऑसिलेशन में है। ये इधर गया फिर इधर गया, ये पॉइंट पे गया और लगातार ये घूम रहा है, दिस इज पीरियोडिक, एक एक के बाद दूसरा सेम ट्रेवल पाथ को ट्रेवल कर रहा है, इट इज पीरियोडिक रिपीटेड, तो इसको ऑसिलेटरी या पीरियोडिक कह सकते हैं। जो साइन कर्व है वो क्या है, ऑसिलेटरी। सो ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं।
अगर कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है या कह लो प्लेन में हो रहा है, कर्विलीनियर स्ट्रेट रेक्टिलिनियर पाथ है, तो उसके हम उसके ज्योमेट्री को जब हम पढ़ते हैं, उसके कुछ ऐसे फिजिकल पैरामीटर, स्पेसिफिकली डिस्टेंस, दूसरा स्पीड, तीसरा टाइम, चौथा एक्सेलरेशन को जब हम पढ़ते हैं और इनके बीच में कोरिलेशन की बात करते हैं, देन वी कॉल अबाउट काइनेमेटिक्स। आप समझने की बात है, मोशन में हम अभी इसी बहुत ही इनिशियल स्टेज पर हैं कि यहाँ पर मैं फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इनके बीच के कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ कि अगर एक्सेलरेशन इतना होगा, स्पीड इतना होगा, टाइम कुछ होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे करके इनके बीच का रिलेशन। और अगर स्ट्रेट लाइन में कोई भी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन या कर्वी लीनियर पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो देयर इज अ पर्टिकुलर रिलेशन इन बिटवीन, एंड दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यानी यहाँ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू वट एवर टाइम विल कंसिडर, तो a विल बी फंक्शन ऑफ t। तो we can apply the same kinematic equation but it would be slightly different, it won't be straightforward। यहाँ a constant है, यहाँ पर a constant नहीं रह जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली में। ओके, तो ये इक्वेशन को हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन। उसमें ये है v फाइनल वेलोसिटी है, कोई एक पार्टिकल अगर एक पॉइंट A से पॉइंट B तक गया और उसमें एक स्पीड, इनिशियल स्पीड जो होगी उसको u बोलेंगे, फाइनल स्पीड को v बोलेंगे, कितना वो एक्सेलरेशन से चला उसको a बोलेंगे, और कितना टाइम लिया उसको क्या बोल देंगे, कितना टाइम, दैट्स टाइम। और यहाँ a क्या हो जाएगा, acceleration। if this acceleration is constant then it is average acceleration। इंस्टेंटेनियस की बात नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि कुछ एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा है। जब एक्सेलरेशन में चेंज होगा देन वी विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस। ओके, सिमिलर इन प्लेन, जैसे कि अगर कोई बॉल को किक किया जाए हवा में तो इट विल मेक अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें हम बात करेंगे कि यार ये कितना रेंज, कितनी दूरी पर जाके गिरेगा। अगर हमने किक किया है लेट से 45 डिग्री एंगल पे मारा है तो उसमें स्पीड आया है 10 मीटर पर सेकंड का, तो ये कितने हाइट पर जाएगा, कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। ओके, ये सब सारे बातों के लिए जो रिलेशन हम जब ढूंढते हैं तो उसको हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक ये जब प्लेन में आता है, प्लेन की मतलब ये जब टू डायरेक्शन में बात करने लगते हैं एक्स एंड वाई, तो वो हो जाता है हमारा plane basically। Plane is with two direction and straight line is having only one direction। Okay, so in both the cases we talk about the kinematics, and it is, ये basically क्या है, the relation in between these parameters, कि अगर ये इसमें पीछे फोर्स लगा, कितना लगा, नहीं लगा, क्या हुआ, वी डोंट डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मोशन का एक बहुत स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पर हम केवल उसके ज्योमेट्री के विषय में बात करते हैं, उनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं। इसमें एक और आ जाता है जैसे सर्कुलर मोशन, इन प्लेन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन भी आ जाएगा इसमें। जैसे कि अगर कोई एक बाइक है किसी एक सेंटर के चारों तरफ किसी एक स्पीड से लेट से मूव कर रही है, ओके, लेट से इसका स्पीड v है, ओके, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी भी इसके उसमें आ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाता है। उसके विषय में डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी एक फंडामेंटल एक व्यू दे रहे हैं कि ये भी किस में आ जाएगा, प्लेन में आ जाएगा। और इसके लिए हम जो भी स्टडी करते हैं इसके बीच में एक्सेलरेशन, रेडियस, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब में जो भी रिलेशन होता है लाइक 2 पाई बाई टी, टाइम के साथ कितना फ्रीक्वेंसी, अगर टी है टाइम लगा तो ओमेगा, ओमेगा विल बी द एंगुलर स्पीड, एंड एक्सेलरेशन अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा तो वी स्क्वायर अपान आर होगा। वी स्क्वायर स्पीड है किसी एक टाइम पर, कितना स्पीड है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज आर, तो इसके बीच में सेंटर की तरफ लगने वाला जो एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी कोई वस्तु सर्कल के चारों तरफ घूमेगी तो देयर विल ऑलवेज बी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
और वो लगेगा ही लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, इन सब के बीच में रिलेशन, यहाँ भी फोर्स नहीं आता। ओके, सो जब तक काइनेमेटिक्स की बात करते हैं फोर्स की बात नहीं करते। फोर्स की बात करने के लिए हम तेजी से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लॉज ऑफ मोशन। जब हम लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो वहाँ फोर्स आ जाता है। क्या है मोशन के लॉज थे, तो देखो जैसा कि देख रहे हो कि ये बच्चा इस कार्ट को लेकर के आगे खींच रहा है, और इसको खींचा तो ये आगे बढ़ी। तो एक हमारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि यार ये आगे बढ़ने के लिए इसको खींचना पड़ा, कहने का मतलब एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन। जब भी किसी बॉडी को आगे मोशन में ले जाना है तो हमेशा एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे छोड़ दे रहा था, रुक जा रहा था ये, तो लड़का ये बड़ा होकर के यही डिपेक्ट किया कि हाँ यार हमेशा एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए होता है। लेकिन इस बात को और ये जो साइंटिस्ट हुए बड़े होकर के, इनका नाम पड़ा एरिस्टोटल। ओके, एरिस्टोटल ने ऐसा बात बताया कि हाँ देखो हमेशा चाहिए होता है। लेकिन दूसरे साइंटिस्ट आए बहुत फेमस, उन्होंने इस बात को बोला नहीं ये गलत है। उनका नाम था गैलीलियो। उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी लेट से इस कार्ड को लेके आगे बढ़ रहे हो, आप तो एक चीज ध्यान दे ही नहीं रहे हो, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और ये जो आप फोर्स लगा रहे थे बचपन में वो इसलिए था क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स था। अगर आप ये किसी फ्रिक्शनलेस ऑब्जेक्ट पे लेके घुमा दिए होते, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला दिए होते, तो आपको धागे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लगातार चलता रहता। तो गैलीलियो ने अपना लॉ लाया, उसका नाम दिया लॉ ऑफ इनर्शिया। उन्होंने बोला एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन मस्ट नाइदर हैव एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। कितनी बड़ी बात बता दी कि बोला कि अगर वो लगातार घूम रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है, तो उसमें यूनिफॉर्म मोशन को अचीव करने के लिए, यूनिफॉर्म मोशन यानी जहां पर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है, लेट से कोई एक ऑब्जेक्ट है और किसी एक सरफेस पर है, चल दिया है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब कैसे चला है, कब चला, ये इसको छोड़ो, बस चल दिया है। तो अगर ये चल रहा है तो चलता रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला। और रुकेगा तभी जब इसके अपोजिट कुछ फोर्स लगेगा, और जनरली क्या होता है, फ्रिक्शन रहता है तो इसके कारण से ये रुक जाता है। तो जो अरिस्टोटल भाई जो आपने बताया था, वो आप अपने एक्सपीरियंस से बताए थे, वो बचपना था आपका, फ्रिक्शन आपने कंसीडर नहीं किया था, दैट वाज। तो आप जो मेहनत कर रहे थे तो केवल फ्रिक्शन को नलीफाई करने के लिए मेहनत कर रहे थे। ही सेड इट इज इनकरेक्ट टू अज्यूम दैट अ नेट फोर्स इज नीडेड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। उन्होंने इसको करेक्ट किया और वो अपना प्रपोजिशन दिया कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, अगर किसी एक ऑब्जेक्ट में कोई फोर्स ना लगे, ओके, ये एक्सटर्नल फोर्स है, लेट से अगर ये फोर्स जीरो है, तो इसको प्रभावित करेगा ही नहीं, ये कहीं से भी प्रभावित नहीं होगा। लेट से अगर ये इसकी स्पीड, ये रेस्ट में है, इसकी स्पीड जीरो है, तो ये लगातार उसी वेलोसिटी और स्पीड पे बना रहेगा, इसके साथ कुछ घटना नहीं घटेगी। अगर इसकी स्पीड लेट से 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा जब तक ये जीरो है। और इसी लॉ ऑफ इनर्शिया को उठा करके न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बनाया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ बनाया। और उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन तीन लॉ में पहला लॉ है जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, एंड दिस वाज एक्चुअली टेकन फ्रॉम गलीलियो, जहां पर उन्होंने बोला कि द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बोथ एम्प्लॉय जीरो एक्सेलरेशन। अगर रेस्ट पे कोई चीज है और या चल भी रही है, दोनों पर भी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म अगर है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में है, इट इज हैविंग नो एक्सेलरेशन। जैसे ये बुक रखी हुई है, ये रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। और ये बंदा लेट तो ये एस्ट्रोनॉट है, अपने जहाज से बिछड़ गए और इनकी स्पीड थी, लेट से क्या एज्यूम कर लिया जाए, कितनी की स्पीड चलती होंगे, 1000 मीटर पर सेकेंड। चलो लेट्स एज्यूम कि हाँ अगर इतने चल रहे हैं तो ये महोदय लगातार उड़ते रहेंगे, अगर यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ये कभी नहीं रुकेंगे। कार अगर चल रही है और यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो कार लगातार चलती रहेगी और एक स्पीड से चलती रहेगी। अगर 10 मीटर की स्पीड से चल रही, लगातार उसी स्पीड से चलती रहेगी, ना 10.1 होगी ना 9.9 होगा। गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट
द फंडामेंटल ऑफ मोशन। तो अभी इसमें कुछ भी कवर नहीं हुआ सही बताऊं तो, लेकिन हाँ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई है। रेस्ट आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू।